एकदम छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है, एड ऑन्स अमेंडमेंट्स है, ये ऑलरेडी अपन जो पढ़ चुके हैं वो तो आप लोगों को एप्लीकेबल है। प्लेस ऑफ सप्लाई में एक अमेंडमेंट आया है जो सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 13 से रिलेटेड है। सेक्शन नंबर 13 एप्लीकेबल होता है जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दोनों में से कोई एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, करेक्ट? यस और नो? बराबर है। सो फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों में से एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 13 में गवर्न हो जाएगा। सेक्शन नंबर 13 में सबसेक्शन नंबर 2 से लेके 12 तक प्रोविजन है। तो सबसेक्शन नंबर 2 आप लोगों का था जनरल प्रोविजन, सबसेक्शन 3 परफॉर्मेंस बेस, सबसेक्शन नंबर 4 इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड लास्ट सबसेक्शन नंबर 12 OIDAR था। उसके बाद एक सबसेक्शन नंबर 13, सबसेक्शन 13 है जो अपन ने कभी नहीं पढ़ा होगा, वो मिसलेनियस है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि और भी कोई सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइन करना है तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके डिफाइन कर सकता है। वो 1313 में लिखा है। तो गवर्नमेंट ने वो 1313 का सपोर्ट लेके बोला है कि अगर MRO सर्विसेज है, मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ओवरहॉलिंग का सर्विसेज है, और अगर आप कोई वेसल या शिप को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो कोई भी शिप, अगर उस नीरज एक मैकेनिक है और नीरज ने कोई शिप का मेंटेनेंस या रिपेयर्स को सर्विस दिया है, तो अगर नीरज USA का आदमी है और जो शिप है वो इंडिया की शिप है, तो सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, रेसिपिएंट लोकेटेड इन इंडिया है, तो सेक्शन नंबर 13 से प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होएगा। और ये जो अपना नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन नंबर 3 2021 बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सच मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ओवरऑलिंग सर्विसेज शैल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। सो ये MRO सर्विसेज है जो मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ओवरऑलिंग का, उसमें 12(2) में लोग लेके जा रहे थे, 13(2) में लोग लेके जा रहे थे, जहां पे अगर एड्रेस अवेलेबल है तो LOR होता है, नहीं तो LOS होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई। हाउएवर अब गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया है कि अगर मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ओवरऑलिंग का सर्विसेज है, कोई भी शिप, वेसल, उन लोग के इंजन कंपोनेंट्स, पार्ट से रिलेटेड, और अगर एक पर्सन इन इंडिया है और एक आउटसाइड इंडिया है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आएगा। 13 सबसेक्शन 13 को यूज करके इन लोग ने नोटिफिकेशन 3 इशू किया है। सो अगर इंडियन शिपिंग कंपनी ने कोई फॉरेन सप्लायर से ये सर्विसेज लिया है तो टैक्सेबल टेरिटरी प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, बिकॉज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इंडिया हो गया। तो अगर फॉरेन के सप्लायर ने इंडिया की शिपिंग कंपनी को सर्विस दिया तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इन इंडिया है, तो ये टैक्सेबल है। और आउटसाइड इंडिया से सर्विस इंडिया में आ रहा है तो ये RCM में टैक्सेबल होएगा एज एन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अरे यार, समझाए? यस सर। बराबर है। सो फॉर सेक्शन 13 सबसेक्शन नंबर 7 गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाया है और उसको सिर्फ यूज किया है नोटिफिकेशन पास करने के लिए 3 2021 का। MRO सर्विसेज अगर है शिप, वेसल से रिलेटेड, तो प्लेस ऑफ सप्लाई LOR होएगा। सो इंडिया के सप्लायर ने फॉरेन की शिप को अगर ये सर्विस दिया तो वो एक्सपोर्ट हो सकता है, बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया। यस सर। देन एक अमेंडमेंट आपका रिलेटेड है, ये बहुत अच्छा अमेंडमेंट है, रिफंड से रिलेटेड, बट ये बहुत इजी अमेंडमेंट आया, नहीं तो रिफंड का फॉर्मूला बदलता है तो बहुत दिमाग खराब हो जाता है। रिफंड का अमेंडमेंट क्या बोलता है? एकदम इजी इजी अमेंडमेंट है। पहला अमेंडमेंट बोलता है कि आप अगर रिफंड का एप्लीकेशन देते हो ना, तो RFD 1 में आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है, और वो एप्लीकेशन आपको देना पड़ता है विद इन 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। तो जो भी रेलेवेंट डेट है आपके रिफंड का, जैसे अपन ने पढ़ा होगा, एक्सपोर्ट में डेट अलग है, व्हेन इट क्रॉसेस द कस्टम फ्रंटियर, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में डेट अलग है, अपील में अपील ऑर्डर आता है, वहां से 2 साल में आपको रिफंड क्लेम करना पड़ता है। सो रिफंड के लिए टाइम लिमिट है कि आप 2 years में रिफंड क्लेम कर सकते हो फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। अब क्या हो गया, मैंने रिफंड का एप्लीकेशन दिया, रिफंड का एप्लीकेशन देने के बाद ऑफिसर मुझे डेफिशिएंसी मेमो भेज सकता है। डेफिशिएंसी मेमो मतलब अगर उसको लगता है कि रिफंड एप्लीकेशन में कुछ मिस्टेक है तो वो मुझे डेफिशिएंसी मेमो भेजेगा कि मिस्टेक को आप रेक्टिफाई करो। तो अब क्या होता है, बहुत बार वो डेफिशिएंसी मेमो आने में टाइम लग जाता है। कोई सुन रहा है? यस।
Yes, sir. गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जो 2 इयर्स का जो टाइम पीरियड है, बराबर है, उसमें हम लोग एक्सटेंशन देंगे। कितना एक्सटेंशन मिलेगा? टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द रिफंड क्लेम टिल द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द डेफिशिएंसी इन डेफिशिएंसी मेमो, बराबर है। सो अगर सपोज कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मेरे फेवर में आया, गवर्नमेंट ने बोला कि नीरज को रिफंड मिलना चाहिए, 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, तो यहां से मैंने मैंने रिफंड का क्लेम फाइल कर दिया से 1 अक्टूबर को ही। तो 1 अक्टूबर को मैंने अपील फाइल कर दिया रिफंड के लिए RFD1, और मेरे को 15 अक्टूबर को डेफिशिएंसी मेमो आ गया। तो 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में का जो पीरियड है वो अपने को एक्सटेंड करके मिल जाएगा 2 इयर्स के टाइम लिमिट में। तो जब डेफिशिएंसी मेमो आता है आपको वापस से नया रिफंड क्लेम फाइल करना पड़ता है। तो जब आप नया रिफंड क्लेम फाइल करोगे तो उसमें 2 साल अपील के ऑर्डर से काउंट रहेगा, बट ये 15 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। समझ रहे हैं? Yes, yes, sir. तो ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अपील 1 अक्टूबर को आया था, मैं केस जीत गया, मुझे रिफंड एप्लीकेशन 2 साल में देना है, मैंने सपोज 1 अक्टूबर को दे भी दिया। और अगर 15 अक्टूबर को डेफिशिएंसी मेमो आया तो उसके बाद जब मैं रिफंड देता हूं तो मुझे नया एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो नए एप्लीकेशन का जो 2 साल रहेगा वो उसमें 15 दिन का एक्सटेंशन हो जाएगा, डेट ऑफ कम्युनिकेशन फाइलिंग ऑफ रिफंड से लेके कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी का। तो सिर्फ टाइम लिमिट में है और कुछ नहीं है। ये भी सिर्फ प्रोसीजरल एकदम सिंपल है। अपन ने एक्चुअली 73 74 सेक्शन पढ़ा होगा, मैं सुन रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बराबर है। 73 74 में अपन ने पढ़ा होगा कि अगर आप लोगों ने टैक्स नॉट पेड या शॉर्ट पेड किया है, ITC रॉन्गली अवेल्ड या यूटिलाइज किया है, या एरोनियस रिफंड आप लोगों ने लिया है, तो ये 3 केस में गवर्नमेंट आपको नोटिस भेजेगा। फ्रॉड का केस है तो 100% पेनल्टी चार्ज करेगा, अदर देन फ्रॉड का केस है तो पेनल्टी 10% और 10,000 विच एवर इज हायर चार्ज करेगा। तो अगर आपने रिफंड का एप्लीकेशन दिया और अगर रिफंड के केस में अगर आप लोगों का एरोनियस रिफंड हो गया तो वो गवर्नमेंट रिकवरी करेगा, इंटरेस्ट पेनल्टी सबके साथ। कोई सुन रहा है? Yes, sir. तो पहले कोई प्रोविजन ही नहीं था। पहले क्या था, आपने एप्लीकेशन फाइल कर दिया मतलब खत्म हो गया। तो अगर मैंने एप्लीकेशन फाइल किया उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि यार एप्लीकेशन नहीं फाइल करना चाहिए था, या एप्लीकेशन में मिस्टेक है, या जो भी रीजन होएगा, मुझे अगर एप्लीकेशन विड्रॉ करना था तो वो पहले अलाउड नहीं था, अब उन लोग ने अलाउ कर दिया, दैट्स इट। तो प्रोविजनल रिफंड आने से पहले, प्रोविजनल रिफंड का ऑर्डर आने से पहले, या फाइनल रिफंड के सैंक्शन ऑर्डर आने से पहले, या पेमेंट ऑर्डर, रिफंड विथहोल्ड ऑर्डर, मतलब शो कॉज नोटिस, तो गवर्नमेंट के रिप्लाई देने से पहले, वेदर गवर्नमेंट ने शो कॉज नोटिस इशू करके रिप्लाई दिया है या वेदर गवर्नमेंट ने रिफंड का सैंक्शन कर दिया है, गवर्नमेंट के रिप्लाई देने से पहले आप लोग एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपने एप्लीकेशन विड्रॉ कर दिया तो आप लोगों का प्रोसीजर खत्म हो जाएगा उधर ही। समझ रहे हैं? Yes, sir. रिफंड में 2 अमेंडमेंट है, आगे भी और है। पहला अमेंडमेंट है कि एप्लीकेशन ऑफ रिफंड 2 साल का पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा, जब भी से ओरिजिनल रिफंड फाइल किया वो डेट से लेके डेफिशिएंसी मेमो कम्यूट हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है, वो डेट तक। सेकेंड अमेंडमेंट है कि आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने के बाद विड्रॉवल नहीं कर सकते थे पहले, अब वो विड्रॉवल अलाउ हो गया है, प्रोवाइडेड विड्रॉवल आप लोगों को करने का है गवर्नमेंट के रिप्लाई देने से पहले। सिमिलरली अगर बेटा आप लोगों ने रिफंड के लिए एप्लीकेशन दिया और गवर्नमेंट को लग रहा है कि नीरज का कोई टैक्स ड्यू पहले का बाकी है, तो गवर्नमेंट वो टैक्स ड्यू जो है रिफंड में से एडजस्ट कर सकता है, जो डिमांड रिकवरी सेक्शन 78 79 में अपन पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी। अब क्लैरिफिकेशन क्या है, ऑर्डर फॉर रिलीज ऑफ विथहेल्ड रिफंड टू बी इश्यूड वेयर रिफंड इज नो लॉन्गर लाइबल टू बी विथहेल्ड, ऑर्डर फॉर कंप्लीट एडजस्टमेंट ऑफ डिमांड नॉट रिक्वायर्ड। मैंने 1 लाख का एप्लीकेशन दिया था कि मुझे 1 लाख का रिफंड चाहिए, ऑफिसर बोलता है कि तेरा पहले का 1,50,000 का टैक्स लाइबिलिटी पेंडिंग है, तो हम लोग ये रिफंड अमाउंट 1,50,000 के सामने एडजस्ट कर रहा है। कोई सुन रहा है? Yes, sir. तो ये एक केस हो गया। सेकेंड केस क्या हो गया, उन लोग ने विथहेल्ड नहीं किया, उन लोग ने दे दिया, 1 लाख रुपीज पूरा डिस्बर्स कर दिया। सो गवर्नमेंट बोलता है अब अगर एडजस्ट हो गया ना आपका तो कोई ऑर्डर नहीं आएगा। तो 1 लाख का आपका रिफंड था, 150 का लायबिलिटी था, गवर्नमेंट ने अगर उसको एडजस्ट कर दिया तो गवर्नमेंट कोई ऑर्डर पास नहीं करेगा, आपको ऑटोमेटिकली पोर्टल पे दिखाई दे देगा।
बट अगर गवर्नमेंट ने रिफंड सैंक्शन किया तो ऑर्डर आता है। कोई समझ रहा है? Yes, तो sir. वेयर द रिफंड इज कंप्लीटली एडजस्टेड अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग डिमांड, तो बोलता है रिजल्टेंटली नो ऑर्डर विल नाउ बी इशूड, तो कोई ऑर्डर गवर्नमेंट इशू नहीं करेगा उससे रिलेटेड। बट अगर वो बोलता है कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट रिफंड इज नो लॉन्गर लाइबल टू बी विथहेल्ड, तो उन लोग को लगता है नहीं रिफंड देना चाहिए, तो वो रिलीज ऑर्डर पास करेगा, नहीं तो ऑर्डर पास नहीं करेगा। सो अगर रिलीज विथहोल्ड ऑर्डर पास किया है, विथहोल्ड ऑर्डर के बाद रिलीज ऑर्डर पास करना है नहीं करना है, तो अगर एडजस्ट हो गया तो कोई ऑर्डर पास नहीं होएगा, रिफंड मिल गया तो ऑर्डर पास होएगा। बट ये डिपार्टमेंट प्रोसीजर है तो एग्जाम में नॉर्मली नहीं पूछेगा। समझ रहा है क्या? ओके सर। सो डिपार्टमेंट प्रोसीजर, डिपार्टमेंट के साइड से प्रोसीजर नॉर्मली नहीं पूछता है, अपने प्रोसीजर में चेंज होता है तो नॉर्मली पूछता है। ओके। इन केस एन एप्लीकेंट हु बिकम एंटाइटल्ड टू रिफंड आफ्टर बीइंग विथहेल्ड, तो पहले मेरा रिफंड 1 लाख रुपए का उन लोगों ने रोक लिया, बोला नहीं देंगे, एडजस्टमेंट बाकी है, उसके बाद उन लोगों ने दे दिया, बोला आपको मिल जाएगा। ऑर्डर फॉर रिलीज ऑफ विथहेल्ड रिफंड टू बी पास्ड बिफोर पासिंग फाइनल रिफंड सैंक्शन ऑर्डर। बेटा अगेन ये डिपार्टमेंट का प्रोसीजर है। मैंने RFD1 का एप्लीकेशन दिया, मैंने बोला कि मुझे रिफंड चाहिए, गवर्नमेंट का रिप्लाई आया कि हम लोग आपका रिफंड विथहेल्ड कर रहे हैं। फिर बाद में उन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं इसको पैसा मिलना चाहिए, तो पहले वो जो विथहेल्ड वाला ऑर्डर था उसको रिलीज के ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, और फिर बाद में फाइनल सैंक्शन का ऑर्डर आएगा और फिर पैसा मिलेगा। ओके, कोई समझ रहा है क्या? यस सर। सो दिस इज ऑल प्रोसीजर्स फ्रॉम गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, तो अपने काम का नहीं है, अपने काम का ये 2 मेन है। एक डेफिशिएंसी मेमो में अपना एप्लीकेशन का टाइम लिमिट बढ़ गया तो वो अपने काम का है, और इधर विड्रॉवल में अपन एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते तो ये अपने लिए एप्लीकेबल है, बाकी ये दोनों डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जॉब वर्कर अगेन ये सिर्फ प्रोसीजरल एक्सपेक्ट है तो एग्जाम में नहीं पूछता है, बट सिंस ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है इसके लिए पूछने का चांस है। कोई सुन रहा है? यस एग्जाम में प्रोफेशनल फाइनल लेवल पे क्वेश्चंस नहीं पूछे हुए, बट सिंस ये अमेंडमेंट है इसलिए पूछने का चांस है। अपन ने ऐसा पढ़ा था कि प्रिंसिपल अगर जॉब वर्कर को सामान देता है तो ITC रॉ मटेरियल्स पे, कैपिटल गुड्स पे, सब पे प्रिंसिपल को मिलता है। अगर प्रिंसिपल जॉब वर्कर को वो सप्लाई करेगा तो कोई GST पेबल नहीं होता है, प्रोवाइडेड जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से अपने प्रीमाइसेस में वापस से विद इन 1 ईयर इनपुट्स आ जाना चाहिए, कैपिटल गुड्स विद इन 3 ईयर्स आ जाना चाहिए। करेक्ट है? यस सर। तो ये रूल अभी भी वैसा ही है, कोई अमेंडमेंट नहीं है और वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। हाउएवर जो प्रिंसिपल है उसको ITC का डिटेल गवर्नमेंट को ITC फॉर्म नंबर 4 में भर के देना पड़ता है। सो जो भी ITC प्रिंसिपल अवेल कर रहा है, जो भी गुड्स उसने जॉब वर्कर के लिए रिलीज किया है, उसका डिटेल प्रिंसिपल को ITC फॉर्म नंबर 4 में देना पड़ता है। और ये ITC फॉर्म नंबर 4 का डिटेल उन लोगों को क्वार्टरली बेसिस पे पहले फाइल करना पड़ता था। अब इन लोग ने वो डिटेल क्वार्टरली के बदले एनुअली और हाफ ईयरली कर लिया। सो ITC फॉर्म नंबर 4 प्रिंसिपल फाइल करता है, जहां पे प्रिंसिपल ITC का डिटेल सबमिट करता है जो जॉब वर्कर के पास मटेरियल जा रहा है जिसका ITC प्रिंसिपल ने लिया है। तो वो डिटेल अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, तो आप हाफ ईयरली बेसिस पे फाइल करो। हाफ ईयरली बेसिस मतलब अप्रैल से लेके सितंबर का डिटेल 25 अक्टूबर को गवर्नमेंट को दो, अक्टूबर से लेके मार्च का डिटेल 25 अप्रैल तक गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। बट अगर आप लोगों का टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है तो पूरे साल में एक ही बार ITC फॉर्म नंबर 4 भर दो, अप्रैल से लेके मार्च का 25 अप्रैल तक। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। So ITC form number 4 is filed by the principal for details with respect to their ITC. However, this used to be filed quarterly previously. अब ये annually और semi annually हो गया है। 5 करोड़ के ऊपर वाले को 2 बार साल में मेहनत करना है और 5 करोड़ के नीचे वाले को एक ही बार करना है 25 तक। बराबर है? That's it. बराबर है? तो ये 2 एक्स्ट्रा अमेंडमेंट है जो फाइनल में एप्लीकेबल होते हैं, रिफंड वाला और प्लेस ऑफ सप्लाई MRO वाला, MRO सर्विसेज शिपिंग वाला जो अभी किया। करेक्ट है? यस सर। बराबर है। MRO में प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो गया। रेसिपिएंट इंडिया का है तो टैक्सेबल, आउटसाइड इंडिया का है तो नॉट टैक्सेबल। दैट्स इट। रिफंड में आप पहले विड्रॉ नहीं कर सकते थे, एप्लीकेशन आप विड्रॉ करोगे और जो 2 साल का रिफंड क्लेम का एप्लीकेशन है वो रिफंड क्लेम का 2 साल आपका एक्सटेंड हो जाएगा पीरियड ऑफ डिफिशिएंसी मेमो वाले। जॉब वर्कर में ITC 4 प्रिंसिपल फाइल करता है, उसका पीरियड चेंज हो गया एनुअली और सेमी एनुअली इंस्टेड ऑफ
क्वार्टरली। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई सुन रहा है? यस सर। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कोई अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ ये बोला है एवरी 5 ईयर्स में पॉलिसी अपडेट होता है। बट कोविड-19 में उन लोग ने पॉलिसी जो 2020 में अपडेट होना चाहिए था उसको पहले 21 तक एक्सटेंड किया, अब 22 तक कर दिया है। कोई सुन रहा है? यस सर। तो दैट इज द ओनली अमेंडमेंट कि एफटीपी नया लॉन्च नहीं किया है, एफटीपी जो पड़ा है वही एप्लीकेबल आगे भी हो गया है, दैट्स इट। तो ये भी अमेंडमेंट वही है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में अपन ने पढ़ा था कि आईजीएसटी और जीएसटी कंपेंसेशन सेस भी एग्जेम्प्ट होएगा अगर आप एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम ईपीसीजी स्कीम में लेते हो। तो वो भी डेट वाइज था, वो भी एक्सटेंड होके 31 मार्च तक हो गया। तो कोई अमेंडमेंट नहीं है, जो पड़ा है एज इट इज है, 1 रुपए का भी चेंज नहीं है। सिमिलरली ये वाला प्रोविजन भी आपके फाइनल में कुछ काम का नहीं है, बट प्लीज पढ़ के जाना। गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कोई भी गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट प्रोहिबिट कर सकता है। कोई सुन रहा है? यस सर। यस सर। जैसे कि बेटा बीच में आर्टिफिशियल मिल्क, चाइना में बहुत सालों पहले मिल्क आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हो रहा था, तो चाइनीज गवर्नमेंट ने चाइना में मिल्क बैन कर दिया था। सो इंडिया ने चाइना से इंपोर्ट किया हुआ मिल्क बैन कर दिया, बराबर है? तो वो प्रोहिबिटेड गुड्स हो गया, वो ओनली फॉर दैट ईयर एंड ओनली चाइना का मिल्क इंपोर्ट अलाउड नहीं था। फिर सिमिलरली अभी जैसे यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ है, तो इंडियन गवर्नमेंट को लग रहा है कि अभी जो इंडिया सबसे हाईएस्ट वीट इंपोर्ट करता है यूक्रेन रशिया से। अब इंडियन गवर्नमेंट को फियर है कि वो नहीं हो पाएगा इतना, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या सोच रहा है कि इंडिया से जो वीट है वो हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे, बिकॉज एक्सपोर्ट हो गया तो अपना बैंड बच जाएगा। समझ रहे हैं? तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ऑफ वीट बैन कर देगा फॉर रीजन जो मैंने अभी आपको बोला। सो व्हाट आर द रीजंस जहां पे गवर्नमेंट प्रोहिबिशन इंपोज कर सकता है? तो इंडिया के लॉ में पहले भी रीजन लिखे हुए थे कि सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, सेफ्टी ऑफ एनिमल, सेफ्टी ऑफ एनवायरमेंट, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, ये सब रीजन था। अभी भी वही रीजन है, बस ये रीजन इन लोग ने एक्ट पार कर दिया इंटरनेशनल लॉ के साथ। कोई सुन रहा है? यस सर। ये रीजन है बस, और कुछ भी नहीं है। आप एक बार रीड कर लेना, कुछ काम का नहीं है, वही रीजन है। फूड स्टफ का शॉर्टेज, जो मैंने अभी आपको बोला, वीट का शॉर्टेज हो सकता है, बराबर है? फिशरी प्रोडक्ट को बैन कर सकता है, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन डोमेस्टिक के लिए, बराबर है? फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए उन लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन कर सकता है, ह्यूमन एनिमल लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए कर सकता है, और क्या लिख सकते हैं, कुछ भी। नेशनल ट्रेजर को एक्सपोर्ट नहीं होने देगा, नेशनल रिजर्व एग्जॉस्टेबल नहीं हो है इसलिए एक्सपोर्ट नहीं अलाउ करेगा। तो ऐसा कुछ भी रीजन हो सकता है, रीजन दिया हुआ है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड सो ऑन। अपने एग्जाम में नहीं पूछता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन, बट अमेंडमेंट इसके लिए अपन ने पढ़ा है। कुछ सुन रहा है? यस सर। फाइन। सर्क्यूलर नंबर 148 अपन ने किया है, 149 एजुकेशन वाला किया, 150 डन, 151 इज डन, 152 इज डन, 153 is done, 154 is done, 155 is done, 159। अच्छा 159 बेटा आई एम नॉट डूइंग इट, मैंने इसको कोई कलर भी मार्क नहीं किया, आप लोगों को पढ़ना है। उसका रीजन है कि इसमें यार इंटरमीडिएरी का डेफिनेशन बता दिया। कोई सुन रहा है? यस सर। बस तो पहले इंटरमीडिएरी का डेफिनेशन नहीं था, अब इन लोग ने इसको क्लेरिफाई कर दिया। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएरी? सो इंटरमीडिएरी में मिनिमम 3 पार्टी होना चाहिए, एक बायर होना चाहिए और एक सेलर होना चाहिए और थर्ड पर्सन होना चाहिए। तो वो थर्ड पर्सन को गवर्नमेंट इंटरमीडिएरी मानेगा जब वो थर्ड पर्सन एक एंसिलरी सर्विस दे रहा है, वो मेन सप्लायर या मेन रेसिपिएंट नहीं होना चाहिए। समझ रहा है? ओके। सो अगर 3 पार्टीज है और 2 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों प्रिंसिपल में बाइंग एंड सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट है और एजेंट में कमीशन का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो एजेंट को अपन बोलेंगे इंटरमीडिएरी, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं आशिका सारी वाले एग्जाम्पल में और शॉपर स्टॉप वाले एग्जाम्पल में। yes, आशिका सारी में जो एजेंट था वो आशिका सारी और हैदराबाद के डीलर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करके दे रहा है, सो वो इंटरमीडिएरी है। बट शॉपर स्टॉप में शॉपर स्टॉप खुद अपना कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करता है, तो वो इंटरमीडिएरी नहीं है। ये सिर्फ उसके डेफिनेशन पे उन लोग ने हाईलाइट किया है और एग्जांपल्स दिए। ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 फॉर एग्जांपल, फटाफट पढ़ो ना बेटा। A is a manufacturer and supplier of machine. C helps A in selling the machine by identifying client B who wants to purchase this machine and help in finalizing the contract of supply of machine by A to B. बेटा A मैन्युफैक्चरर है, B बायर है
और सी ये दोनों को मिलाने का काम कर रहा है और इन लोग का कॉन्ट्रैक्ट करवा के दे रहा है। तो ये 3 पार्टी ट्रांजैक्शन है जहां पे सी ने कोई मशीन खरीदी नहीं है, सी ने कोई मशीन बेची भी नहीं है, वो दोनों के बीच में सिर्फ एग्रीमेंट फैसिलिटेट करके दे रहा है। तो सी इज एन इंटरमीडियरी। अरे यार समझ रहा है? यस सर। बराबर है। A is a software company which develops software for the client as per their requirement. A has contract with B for providing some customized software for its business operation. So A लोगों को सॉफ्टवेयर बना के देता है और B से उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहां पे B के लिए वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा है। A आउटसोर्स द टास्क टू C। तो बेटा आउटसोर्स कर दिया टास्क टू C, तो C एजेंट बचा या C अभी सब कॉन्ट्रैक्टर हो गया? तो सब कॉन्ट्रैक्टर हो गया मतलब वो एजेंट नहीं हुआ, वो प्रिंसिपल ही हो गया। अरे करेक्ट है? यस सर। बराबर है। प्लीज बोलो यार। ओमकार बिल्डर ने एलएनटी को बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है। एलएनटी वाले के पास टाइम नहीं था तो एलएनटी वाले ने मेफेयर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया बिल्डिंग बनाने के लिए। तो एलएनटी और मेफेयर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है, इसमें कोई एजेंसी का रिलेशन नहीं आएगा। समझ रहे हैं? यस सर। तो बस ये डेफिनेशन क्लैरिफाई किया हुआ है, रीड करना कुछ काम नहीं है, बट है तो पढ़ लेना एक बार बस। तो जहां पे भी एजेंट की तरह आप एक्ट कर रहे हो, जहां पे सिर्फ अरेंजमेंट करके दे रहे हो, एंसिलरी पार्ट हो, तो वो एजेंट है। बाय सेल प्रोक्योर सर्विस हो गया तो वो एक्चुअल प्रिंसिपल हो गया। 160 इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पहला 16(4) वाला अमेंडमेंट है, दूसरा अमेंडमेंट भी आप लोगों के लिए बहुत काम का है, तीसरा अमेंडमेंट भी आप लोगों के लिए बहुत काम का है। ध्यान से सुनना प्लीज, एकदम इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 54 जो है वो रिफंड अंडर जीएसटी की बात करता है। सो आईटीसी का रिफंड सिर्फ 2 केस में मिलता है जीएसटी में। वन इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एंड वन इज एक्सपोर्ट। तो अगर आपने कोई मटेरियल परचेस किया है और अगर वो मटेरियल से फिनिश गुड्स बना के आप फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट वाले के ऊपर आप जीएसटी पे नहीं करते हो और जो मटेरियल यूज किया है वो मटेरियल पे आपको आईटीसी का रिफंड मिल जाता है। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर। बराबर है। सो इफ यू आर एक्सपोर्टर तो एक्सपोर्टर को आईटीसी का रिफंड मिल जाता है। हाउएवर 54(3) में स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि अगर एक्सपोर्ट वाले गुड्स सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट होता है, तो आप कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट करो वो एग्जेम्प्ट है। तो अगर एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट है तो आईटीसी का आपको रिफंड मिल जाता है। बट अगर कोई ऐसा गुड्स है जिसका एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट नहीं है, तो अगर एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट नहीं है तो आप आईटीसी का रिफंड नहीं ले सकते, आप आईटीसी यूज कर सकते हो फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। अरे यार ये फाइनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। एक्सपोर्ट क्या हो रहा है? गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है। कोई सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो अगर गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रहा है और अगर एक्सपोर्ट पे ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट है, तो आप लोग आईटीसी का रिफंड ले लेते हो। बट अगर कोई भी ऐसा एक्सपोर्ट है जिसके ऊपर ड्यूटीज एप्लीकेबल है, तो ड्यूटी एप्लीकेबल है मतलब आईटीसी का रिफंड आपको नहीं मिलेगा, आप लोगों को आईटीसी का क्रेडिट यूज करने मिल सकता है मैक्सिमम। दैट्स इट। इतना समझाए? लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, बोलो प्लीज यस और नो यार। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई एक्सपोर्ट गुड्स है जिसके ऊपर निल रेट ड्यूटी है, रेट ऑफ ड्यूटी 0% है कस्टम टैरिफ एक्ट के शेड्यूल 2 में, तो क्या उसको अपन ऐसा मानेंगे कि वो गुड्स इज सब्जेक्ट टू ड्यूटी और आईटीसी का रिफंड नहीं देंगे, या उस पे भी आईटीसी का रिफंड मिलेगा? क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं। नॉर्मली जब आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट के ऊपर आप ड्यूटी एप्लीकेबल होता है बट एग्जेम्प्ट हो जाता है। सो अगर ड्यूटी एग्जेम्प्ट है तो आप लोगों को आईटीसी का रिफंड मिलता है। बट अगर ड्यूटी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट नहीं किया तो आपको आईटीसी का रिफंड नहीं मिलता है। क्वेश्चन ये है कि जो मैं गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं वो सपोज शेड्यूल 2 के टैरिफ में है ही नहीं, या तो निल रेटेड है, तो क्या आईटीसी का रिफंड मिलेगा या आईटीसी का रिफंड डिनाई हो जाएगा? सो द आंसर टू इट, आईटीसी का रिफंड फिर भी मिलेगा। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। Accordingly, it is clarified that only those goods which are actually subject to export duty, तो गवर्नमेंट जिस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज करता है 10%, 20%, 40%, सिर्फ वो वाले केस में आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा।
दैट इज ऑन विच सम एक्सपोर्ट ड्यूटी हैज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, उसको रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन मतलब रिफंड नहीं मिलेगा. However, goods which are not subject to any export duty and in respect of which either nil rate is specified to the second schedule, या तो वो fully exempt हो गया तो वो चीज इधर कवर्ड नहीं है, मतलब आपको रिफंड मिलेगा. पढ़ोगे तो प्लीज याद रखना, रिस्ट्रिक्शन मतलब रिफंड नहीं मिलेगा, नो रिस्ट्रिक्शन मतलब रिफंड मिलेगा. तो अगर एक्चुअल ड्यूटी पेबल है तो रिफंड नहीं मिलता है, बाकी निल रेटेड एक्सपोर्ट पे भी रिफंड मिलेगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट पे भी रिफंड मिलेगा एंड सो ऑन. इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर. यस सर. सर्क्यूलर नंबर 161 भी बहुत अच्छा अमेंडमेंट है, प्लीज ध्यान से पढ़ना, ये बहुत अच्छा अमेंडमेंट है. बराबर है. सर्क्यूलर नंबर 161 क्या क्लेरिफाई कर रहा है? बोलता है एक्सपोर्ट का डेफिनेशन है. एक्सपोर्ट का डेफिनेशन बोलता है सप्लायर इंडिया में होना चाहिए, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, पैसा फॉरेक्स में मिलना चाहिए, तो एक ट्रांजैक्शन को अपन एक्सपोर्ट बोलेंगे, जो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं. सो एक्सपोर्ट मींस सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया, recipient is located outside India, place of supply is outside India, amount is received in foreign currency, तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं. और ये जो ट्रांजैक्शन है वो मियरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होना चाहिए. सो अगर मैं ये रूल पढ़ूं तो इसके हिसाब से अगर इन्फोसिस मुंबई और इन्फोसिस न्यूजीलैंड, अगर ये दोनों के बीच में कोई सप्लाई हो रहा है तो उसको एक्सपोर्ट नहीं मानते. समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके सर, समझा. बराबर है. सो इन्फोसिस मुंबई इज लोकेटेड इन इंडिया, इन्फोसिस न्यूजीलैंड इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया. इन्फोसिस मुंबई उन लोग को सर्विस दे रहा है, तो सप्लायर इंडिया में है, इन्फोसिस रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, पैसा भी मिल रहा है फॉरेन करेंसी में, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया है. बट सिंस दे आर मियरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, उसको एक्सपोर्ट नहीं मानते. करेक्ट इतना? सर समझा. तो उसका डेफिनेशन दिया. ये सब पुराना ही लॉ है, कोई नया लॉ नहीं है. तो व्हाट इज डिस्टिंक्ट पर्सन, ये पूरा लॉ में दिया हुआ है. सो डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब एक एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया है, एक एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया है एंड सो ऑन. दैट्स इट. अब इन लोग ने गवर्नमेंट को कंप्लेन कर दिया, बोलता है कि सर हम लोग भी एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं, ये कोई फ्री में सप्लाई नहीं है, हम लोग आपको फॉरेक्स भी लाके दे रहे हैं, फिर भी हम लोग को एक्सपोर्ट रिलेटेड बेनिफिट नहीं मिल रहा है, हम लोग को ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिल रहा है, हम लोग को आईटीसी का रिफंड नहीं मिल रहा है, जस्ट बिकॉज इट इज मियरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिफरेंट पर्सन. कोई सुन रहा है? हाँ सर, समझा. प्लस जो डेफिनेशन ऑफ पर्सन है उसमें आपने अलग से लिखा है एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उसको अलग मानते हैं. सो इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी एज पर द डेफिनेशन कोई दोनों डिफरेंट पर्सन है. तो इन लोग ने कंप्लेन किया, बोला कि सर आपके डेफिनेशन में इंडियन कंपनी एक अलग एंटिटी है और जो कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है वो अलग कंपनी है, तो सर ये दोनों को अलग पर्सन मानना चाहिए, आप इसको सेम पर्सन मान के रिफंड नहीं दे रहे हो या एक्सपोर्ट का बेनिफिट नहीं दे रहे हो. सो इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन दो. समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ सर. तो ये बेटा उन लोग ने रीजन दिया, ये रीजन दिया पूरा बड़ा सारा. अल्टीमेटली उन लोग ने बोल दिया, ध्यान से समझना प्लीज, therefore a supply of services by a subsidiary, sister concern or group concern of a foreign company which is incorporated in India. ये बहुत मस्त पॉइंट है बेटा. there is a company called as Unilever. कोई सुन रहा है? हाँ सर. वो फॉरेन कंपनी है, बट उन लोग ने इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट करके रखी हुई है, हिंदुस्तान यूनिलीवर. कोई सुन रहा है? हाँ सर. तो वो जो यूनिलीवर लिमिटेड है पेरेंट कंपनी, उन लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर को सब्सिडरी मानता है विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया. बराबर है. एंड ओके, टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेड फॉरेन कंपनी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया. तो अगर सर्विसेज हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया ने अगर यूनिलीवर लिमिटेड जो यूएस में है उन लोग को सर्विस दिया, तो इसको इन लोग एक्सपोर्ट आज से मानना चालू कर देगा. कोई सुन रहा है? हाँ सर. बराबर है. इसको एक्सपोर्ट मानना चालू कर देगा और एक्सपोर्ट के सारे बेनिफिट मिल जाएंगे. सिमिलरली सप्लाई फ्रॉम कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इज इन्फोसिस. बराबर है. टू रिलेटेड एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया विच इज इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ आउटसाइड इंडिया. सो इन्फोसिस न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड के लॉ में भी रजिस्टर्ड है, उन लोगों को भी मियरली डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं मानेंगे, मतलब इन लोग को भी एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिल जाएगा। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ सर समझा। यस सो एज पर मेन डेफिनेशन, अगर ट्रांजैक्शन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन होता है तो उसको एक्सपोर्ट नहीं मानते हैं। तो उन लोग को, बेचारे लोगों को एक्सपोर्ट का बेनिफिट डिनाई हो रहा था, तो उसको क्लेरिफाई किया, उन लोग ने क्वेश्चन पूछा। अभी ये सब एक्सप्लेनेशन है कि कंपनी लॉ में डेफिनेशन क्या है, कंपनीज एक्ट में व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कंपनी एंड फॉरेन कंपनी, जीएसटी में बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन आउटसाइड इंडिया अलग से लिखा हुआ है। अल्टीमेट कंक्लूजन टू दिस, ये सब उसका रीजन है, इज दैट आज से कोई भी फॉरेन कंपनी का सब्सिडरी, सिस्टर कंसर्न, ग्रुप कंसर्न इंडिया में रजिस्टर्ड हो गया, इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, तो वो दोनों के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो उसको एक्सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। और अगर इंडिया की कंपनी ने कोई बाहर में अगर सपोज अपना एस्टेब्लिशमेंट सेटअप किया है, वो वाले कंट्री में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो उसको भी एक्सपोर्ट बोल सकते हैं। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। बराबर है। ये लास्ट सर्क्यूलर है आप लोगों के लिए, सर्क्यूलर नंबर 162 2021, जो सेक्शन नंबर 77 की बात करता है। अभी व्हाट इज 77 समझना प्लीज। वो बोलता है कि अगर आपने गलती से सी और एस जीएसटी पे कर दिया, बट आपको भरना चाहिए था आईजीएसटी। कोई सुन रहा है? सर तो यस आपने सपोज एक ट्रांजैक्शन को इंट्रा स्टेट सप्लाई मान लिया और आपने सी और एसजीएसटी डिपार्टमेंट को पे कर दिया, लेटर ऑन आपको रियलाइज हुआ कि आईजीएसटी पे करना चाहिए था, तो आपको बाद में आईजीएसटी तो पे करना ही पड़ता है विद इंटरेस्ट, और ये सी और एसजीएसटी जो पे किया उसका आपको रिफंड मिल जाता है। समझा? हाँ सर Yes, समझा। ऑल्टरनेटिवली आपने एक सप्लाई किया, आपको लगा इंटरस्टेट सप्लाई है और आपने उसके ऊपर आईजीएसटी भर दिया, बाद में मालूम पड़ा कि इंट्रास्टेट सप्लाई है, सी और एसजीएसटी भरना चाहिए था, तो आपको सी और एसजीएसटी तो अभी भरना ही पड़ेगा, वो चॉइस नहीं है, बट जो आईजीएसटी भरा उसका आपको रिफंड मिल जाता है। इतना समझा? हाँ Yes, सर sir. समझ गया। बराबर है, ये ओरिजिनल ट्रांजैक्शन है। बराबर है। अब इसमें क्या हो रहा है मालूम है, इसमें प्रॉब्लम किधर हो रहा है, यहाँ पे सेक्शन नंबर 19 और ये दोनों मैंने पढ़ा दिया, ये वही है कि अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज पेड सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स, बराबर है, subsequently held that it is an interstate supply, बराबर। तो बाद में मालूम पड़ा कि इंटरस्टेट सप्लाई है, आईजीएसटी भरना चाहिए था, तो सी और एस का आपको रिफंड मिल जाएगा। वही सेम चीज सेक्शन 19 में भी बोली है। अब इधर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ऐसा बोला है कि और अगर ओरिजिनल ट्रांजैक्शन इंट्रा है और बाद में मालूम पड़ा कि इंटर है, अरे यार, तो आपने जो सी और एसजीएसटी भरा था उसका रिफंड मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। पहले आईजीएसटी भरा, बाद में मालूम पड़ा सी और एस भरना चाहिए था, तो आई जो एक्स्ट्रा भरा उसका रिफंड मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो इधर डिपार्टमेंट बोलता है कि सब्सीक्वेंट हेल्ड का मतलब यह है कि हम लोग अगर आपको नोटिस देंगे कि आपने गलती से टैक्स उल्टा भर दिया है तो आपको रिफंड मिलेगा। अगर आपको खुद ने रियलाइज कर लिया कि मैंने टैक्स गलत भर दिया था तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। कोई सुन रहा है क्या? हाँ सर समझा। अरे नीरज हैज पेड सीएनएसजीएसटी, जबकि नीरज को भरना चाहिए था आईजीएसटी। अब नीरज को नोटिस आया कि आपने रॉन्ग टैक्स पे किया है, तो डेफिनेटली नीरज को उसका रिफंड मिलने वाला है और जो एक्चुअल टैक्स था वो भरना पड़ेगा। बट अगर नीरज ने खुद ने ये चीज रियलाइज किया तो क्या फिर भी नीरज को रिफंड मिलेगा, वो क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा यार? समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। यस और नो यार? यस सर समझा। whether refund claim under the said section is available only if supply made by taxpayer as inter or intra is subsequently held by the tax officer as inter or intra। तो बोलता है कि रिफंड ऑफिसर बोलेगा तो ही मिलेगा, तो बोलता है पागल है क्या यार, हर एक बार मिलेगा। तो अगर टैक्स पेयर ने खुद ने आइडेंटिफाई किया तो भी मिल जाएगा, ये क्लैरिफिकेशन है। और ये उसके एग्जांपल से टाइम पास। कोई सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस हाँ सर समझा। तो सर्क्यूलर नंबर अपना 162 बोलता है कि आपको इंट्रा सी और एसजीएसटी आपने भरना चाहिए था आईजीएसटी, तो जो आईजीएसटी आपने भरा है नहीं भरा तो उसको पे करो और सी और एस का रिफंड ले लो। ये केस में रिफंड पहले क्वेश्चन था कि एसएससी खुद बोलेगा तो ही रिफंड मिलना चाहिए, डिपार्टमेंट बोलेगा या तो ही मिलना चाहिए। तो कोई भी बोले, डिपार्टमेंट का नोटिस आया या एसएससी ने खुद रियलाइज किया, दोनों केस में जो एक्चुअल टैक्स था वो भरो इंटरेस्ट के साथ
और जो रॉन्ग टैक्स ज्यादा भर दिया वो रिफंड ले लेना। क्लियर है? ओके सर। तो दैट इज हाँ सर। अमेंडमेंट जो नोटिफिकेशंस और सर्कुलर से आपके एग्जाम में एप्लीकेबल है। एक सर्कुलर मैंने नहीं कराया है, सिर्फ वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कोविड-19 में डेट को एक्सटेंड कर दिया और फिर उसको अभी और एक्सटेंड कर दिया। आपको सुन रहा है? हाँ सर। बस Yes, वो sir. अपील से, तो जो भी क्वाशी जुडिशियल मैटर्स है ना, वो एक्सटेंशन सिर्फ उसी के लिए है। तो अपील फाइलिंग का डेट एक्सटेंड हो गया, पीरियड एक्सटेंड हो गया, बाकी डेट्स एक्सटेंड नहीं हुई है। तो वो जो प्रोविजंस बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है वो मैंने नहीं कराया, बाकी सारे करा दिए। ओके सर। ओके सर।